ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 10 सर्कल पढ़ा था, और इसमें हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था थ्योरम्स के बारे में। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी वो थ्योरम्स बता देता हूँ। हमने कौन कौन सी थ्योरम पढ़ ली थी, क्योंकि उनका यूज बार बार होगा। सबसे पहले हमने पढ़ी थी थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 क्या कहती है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी किसी भी सर्कल की जो टेंजेंट होती है, अब टेंजेंट क्या होती है? जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे। मान लो ये मेरा सर्कल है और ये एक टेंजेंट है। ठीक है, ये टेंजेंट क्यों है? क्योंकि ये इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है, तो ये टेंजेंट है। तो वो जो टेंजेंट होती है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जहां ये सर्कल को टच कर रही है, रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। बताओ, ये थ्योरम 10.1 सबको क्लियर हो गई है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ जल्दी से, अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। ठीक है, चलो। उसके बाद हमने दूसरी थ्योरम पढ़ी थी। एक मिनट में फोन से और एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो। हाँ, उसके बाद हमने दूसरी थ्योरम पढ़ी थी कि अगर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है 10.1। उसके बाद हमने दूसरी थ्योरम ये पढ़ी थी कि जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है हमारा, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींची जाए, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टू अ सर्कल आर इक्वल। तो अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट खींचे तो उनकी लेंथ क्या होती है? आपस में बराबर होती है, यानी पी क्यू और पी आर आपस में इक्वल होते हैं। पी क्यू और पी आर, ये एक्सटर्नल पॉइंट है पी, यहाँ से एक टेंजेंट पी क्यू खींची गई है और एक टेंजेंट पी आर। टेंजेंट क्यों है पी क्यू? क्योंकि ये सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है। पी आर टेंजेंट क्यों? क्योंकि ये भी सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है। तो इनकी जो लेंथ होगी वो बराबर होगी, पी क्यू और पी आर आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और तीसरी चीज और मैंने आपको बताई थी कि अगर कुछ ऐसी फिगर आपको दिखे, है ना, अगर दो टेंजेंट है, ठीक है, और सेंटर से अगर मैं कोई लाइन एक्सटर्नल पॉइंट पर आकर मिला दूं, तो ये जो एंगल है, यानी एंगल ओपी क्यू पी ओ और एंगल ओपी आर आपस में बराबर होंगे। यानी ये वाला ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के बराबर होगा। सेम इधर भी ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों होंगे बराबर? आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं? उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। भाई ये 90, ये 90, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, और ये 90 90। ठीक है, तो ये तीन चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी थी। मुझे ये बताओ, इन तीनों में किसी को कोई डाउट है? बताइए। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया था? 4 तक हो गया था ना? क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। बताओ जल्दी से, 4 तक हो गया था या नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था? बोल ही नहीं रहे हो यार। इतना मुश्किल सवाल थोड़ी पूछा हूँ, हाँ या ना में जवाब दे दो। हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 करें सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। अच्छा, इसमें यह कहा गया है कि एक सर्कल है आपके पास। आपके पास क्या है? एक सर्कल है। तो यहां बना लेता हूं मैं एक सर्कल। ये आपके पास एक सर्कल है, ये इस सर्कल का सेंटर है ओ। ठीक है, तो इससे एक टेंजेंट जा रही है, मान लो ये एक टेंजेंट है। ठीक है, मान लो ये इस पॉइंट पर टच करे, ये एक टेंजेंट है। तो आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? ये। तो इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है टू अ सर्कल पासिस थ्रू अ सेंटर, वो लाइन इस सेंटर से पास करेगी। आपको ये प्रूव करना है कि अगर मैं इस लाइन पर कोई परपेंडिकुलर खींचूं, अगर मैं इस टेंजेंट पर कोई परपेंडिकुलर खींचूं, तो वो परपेंडिकुलर सेंटर से पास करेगी। क्वेश्चन समझ में आया?
भाई अगर मैं यहाँ से कोई लाइन खींचूं जो कि परपेंडिकुलर हो, जो 90 डिग्री पर हो, तो वो लाइन ऑटोमेटिकली जाकर ओ पर मिलेगी, ये आपको प्रूव करना है। बताओ क्या ये क्लियर है या नहीं? पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर है, क्या करना है? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्लियर है कि अगर किसी टेंजेंट से आप कोई परपेंडिकुलर खींचो तो वो सेंटर पर जाकर मिलेगी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? मैं मान लेता हूं एक लाइन है, ठीक है, मान लेता हूं एक लाइन है, ऐसे ये एक लाइन है, ठीक है, या थोड़ा इसको अच्छे से बना लेते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन है इसलिए मैंने इसको डैश डैश करके बनाया था। ये एक लाइन है, ओके, इस तरीके से। और मैंने माना कि ये लाइन जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मैंने माना है कि ये लाइन टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो मैं इसको नाम लिख देता हूँ यहाँ पर पी, इसको मैं बोल देता हूँ क्यू, इसको मैं बोल देता हूँ आर। तो मैंने एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम दैट एंगल ओपी क्यू, नहीं ओपी क्यू नहीं, सॉरी, आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने ये माना कि आरपी क्यू जो है, यानी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। अब ये जो एंगल ओपीआर है, इसको ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 90 डिग्री है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट। तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि ये जो लाइन है ये एक परपेंडिकुलर है, ये एक परपेंडिकुलर है। तो अब आप ये बताओ, क्या कभी दो एंगल यानी दो लाइन सेम एंगल बना सकती है? क्या कभी दो लाइन सेम एंगल बना सकती है क्या? यानी ये जो पी क्यू है और ये जो ओपी है, क्या ये दोनों 90 डिग्री बना सकती है क्या? मतलब ये दो लाइन अलग अलग है भाई, ये जब अलग अलग हैं तो एक ही तो एंगल बनाएंगी, मतलब अलग अलग है तो अलग अलग एंगल बनाएगी ना, ये अलग बनाएगी, ये अलग बनाएगी। तो हमने ये गलत एज्यूम किया है ना, हमने ये गलत एज्यूम किया है, हमने ये जो एज्यूम किया है ये गलत किया है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 90 डिग्री पर है और हमने ये मान लिया ये 90 डिग्री पर है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि दो लाइन सेम एंगल बनाए, ठीक है। और अगर ये 90 डिग्री पर है तो हम कह देंगे बाई थ्योरम 1.1, सॉरी 10.1, बाई थ्योरम 10.1 हम बोल देंगे कि ये जो है सेंटर से होकर जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुई? मैंने पहले एक लाइन खींच ली, ड्रॉ कर ली, मैंने मान लिया कि ये जो लाइन है ये 90 डिग्री बना रही है टेंजेंट के साथ। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 90 डिग्री बना रही है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 90 डिग्री बना रही है। अब दो लाइन एक एक एंगल नहीं बना सकती, तो यानी हमने गलत माना। और अगर ये 90 डिग्री बना रही है तो हम थ्योरम 10.1 से बोल देंगे कि भाई ये सेंटर से होकर जाएगी। बस ये करना है इसमें। क्लियर हुआ? ये जो थ्योरम 10.1 है उसका उल्टा प्रूव करने के लिए कहा गया था। बताओ क्लियर हुआ है क्वेश्चन सभी को? सो हम यहाँ लिखेंगे बाय थ्योरम 10.1 ओपी विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहां लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल दैट टू डिफरेंट लाइंस विल मेक द सेम एंगल, it is not possible that two different lines are making the same angles, so our जो हमने एज्यूम किया था, ठीक है, so we assume wrongly, so by theorem 10.1 OP will pass through the center of the circle। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको कर लोगे क्या? बताओ, आप करो इसको सॉल्व, क्योंकि ये तो बहुत इजी है। इसको करो सॉल्व सभी लोग, क्या आंसर आएगा इसका? करिए सभी स्टूडेंट्स। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। कहा गया है कि एक टेंजेंट है, ठीक है, एक टेंजेंट है फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक पॉइंट है ए, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए, वहां से एक टेंजेंट जा रही है,
जो कि है, जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, आपको उस सर्कल की रेडियस बतानी है। करिए। सर आज क्लास 15 मिनट पहले, नहीं तो वही टाइम से ही शुरू किया मैंने तो। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एक ही क्वेश्चन तो हुआ है, अभी टाइम से ही शुरू की थी मैंने, 15 मिनट पहले तो नहीं की मैंने। उसी टाइम शुरू हुई है, 8:30 बजे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से, ये सेंटर हो गया। एक मिनट, अरे यार ये चला गया क्या? आ गया। चलो ये सेंटर हो गया। इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां से एक टेंजेंट आ रही है। तो मान लो यहाँ ये पॉइंट होगा कहीं, यहाँ ये पॉइंट होगा। चलो एक पहले टेंजेंट खींच लेते हैं। तो ये मेरी टेंजेंट है, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पॉइंट है ए। और क्या कहा गया है? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो ये जो टेंजेंट की लेंथ है, ये 4 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। आपसे कहा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई। तो आपको ये निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो रेडियस टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं? अगर ये पी है तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। तो ओ ए कितना है? 5 का स्क्वायर, ओपी यानी आर का स्क्वायर, पी ए यानी 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस 16। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो आर कितना आ गया? √9। तो आर कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चन कोई डाउट है तो बताइए। इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बहुत इजी था। ऐसे हमने पिछली क्लास में 2-3 क्वेश्चंस किए भी थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करिए। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करें। पढ़ो क्वेश्चन, क्या कहा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा गया है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनके सेंटर सेम हो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब क्या होते हैं? ऐसे सर्कल्स, दो ऐसे सर्कल जिनके सेंटर क्या हो? सेम हो, ठीक है। आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, जिनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द chord ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। आपको उस कॉर्ड की लेंथ बतानी है जो कि लार्जर सर्कल की है और स्मॉलर सर्कल को टच करके जा रही है। करो सॉल्व, तब तक मैं इसकी फिगर बनाता हूँ यहाँ पर।
छोटी में गया। हुआ सॉल्व किसी का? 8 सेंटीमीटर, कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे आया 8 सेंटीमीटर? देखो, इसको थोड़ा जूम करके अ, दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन दिख रहा है क्या? ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये सभी को दिख रहा है? एक बार बताओ मुझे। क्वेश्चन में कहा गया है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी दो ऐसे सर्कल जिनके सेंटर सेम है। तो ये सेंटर है, मैंने इस सेंटर को लेकर दो सर्कल बनाए और इसको सेंटर को मैं नाम दे देता हूं ओ। एक सर्कल है ग्रीन कलर का और एक सर्कल है रेड कलर का, सेंटर सेम है दोनों का। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा सर्कल होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी, जो छोटा सर्कल होगा उसकी रेडियस कम होगी। तो 5 सेंटीमीटर बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी। ठीक है, तो बड़े वाला सर्कल है रेड कलर का, तो ये रेड कलर की रेडियस है इसकी, बड़े वाले सर्कल की। और ये कितनी दी हुई है? ये दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर। ये जो रेड कलर की रेडियस है ये है रेड वाले सर्कल की 5 सेंटीमीटर। और 3 सेंटीमीटर है ग्रीन कलर वाले सर्कल की। तो मान लो ये है ग्रीन वाले सर्कल की रेडियस और ये कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? दो सर्कल हैं जिनके सेंटर सेम है, एक ग्रीन कलर का एक रेड कलर का। रेड कलर वाले सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ग्रीन कलर वाले सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि बड़े वाले सर्कल की रेडियस ज्यादा होगी, छोटे वाले सर्कल की रेडियस कम होगी। तो 5 ज्यादा है तो ये बड़े वाले की होगी, 3 कम है तो ये छोटे वाले की होगी। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी इस लार्जर सर्कल की एक कॉर्ड है उसकी लेंथ बताओ, और वो कॉर्ड क्या है? वो छोटे वाले सर्कल को टच करके जा रही है। तो मान लो ये होगी लार्जर सर्कल की कॉर्ड, जो कि छोटे वाले सर्कल को टच करके जा रही है। बताओ यही होगी? यही होगी ये। ये बड़े वाला सर्कल जो है, यानी रेड कलर का जो सर्कल है उसकी ये कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है? जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच करे। ठीक है, तो ये कोड है बड़े वाले सर्कल की और ये ग्रीन वाले सर्कल को टच करके जा रही है। तो इसकी लेंथ बतानी है, कैसे बताएंगे? अब देखो, ये बड़े वाले सर्कल की तो कोड है, मैं इनके नाम लिख देता हूं कुछ जिससे मैं नाम से इनको पुकार सकूं। पी क्यू। अब आप एक बात बताओ, एक काम कर सकते हैं, इस रेडियस को मैं ऐसे ना बनाकर, इस रेडियस को मैं ऐसे ना बनाकर ऐसे भी तो बना सकता हूं, ऐसे। ये भी तो रेडियस है बड़े वाले सर्कल की, बताओ 5 सेंटीमीटर, यस और नो बताओ। ये भी बड़े वाले सर्कल की रेडियस ही तो है 5 सेंटीमीटर। क्यों है? ये सेंटर से जा रही है और सर्कल को, रेड वाले सर्कल को टच करे तो ये रेडियस हो गई। ठीक है, अब ये देखो, ये जो बड़े वाले सर्कल की कोड है ये छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट है। जो ये बड़े वाले सर्कल की, रेड कलर के सर्कल की जो कोड है वो छोटे वाले सर्कल की एक टेंजेंट है। और ये रेडियस है, रेडियस टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। सेम जो इस तरफ है वही मैं इस तरफ कर सकता हूं, सेम जो इस तरफ है वही मैं इस तरफ कर सकता हूं, ऐसे। ये 5 सेंटीमीटर है क्योंकि ये भी रेडियस है बड़े वाले सर्कल की, और अगर ये 90 है तो ये भी 90 है। बताओ क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है जो मैंने की है? भाई जैसे ये रेडियस है, सेंटर से सर्कल को टच कर रही है, ये भी तो सेंटर से सर्कल को टच कर रही है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है,
अब मैं इस ट्राइंगल में क्या लगा सकता हूं, इसका मैंने नाम दे दिया आर। तो इन ट्राइंगल पी क्यू ओ क्यू आर, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, मैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकता हूं कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू कितना है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 9 प्लस आर क्यू का होल स्क्वायर। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू आर क्यू का होल स्क्वायर। आर क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और आर क्यू कितना आ गया √16 और √16 कितना आ गया 4, यानी ये 4 सेंटीमीटर आ गई, ये वाली लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर। बताओ अब अगर ये 4 आई है तो सेम ये भी तो 4 ही आएगी, क्योंकि ये एक जैसे ही तो ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में जब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो इसमें भी ये 4 ही आएगी, क्योंकि ये 5 है ये 3 है, सेम इसी की तरह है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? ये दोनों ट्राइंगल्स एक जैसे ही तो है। इस वाले ट्राइंगल में भी ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 4 आ गई। इसमें भी तो ये 3 है और ये 5 है, तो ये भी 4 आ जाएगी, तो ये भी 4 आ जाएगी, ये भी 4 आ जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ पी आर, पी आर कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ पी आर, पी आर कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। तो पी क्यू कितना हुआ 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। बताइए इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, इजी है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत आसान है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कर लोगे क्वेश्चन नंबर 8? ये एक साथ नहीं आएगा क्या? चलो ठीक है, एक साथ ही इनको ले। ये फिगर क्वेश्चन नंबर 9 का है, तो इसको भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको मत देखो। ठीक है, इसको देखो सिर्फ। ये क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सी फिगर 10.12 प्रूव दैट AB + CD इज इक्वल टू AD + BC। क्या आप कर लोगे इस क्वेश्चन को या मैं कराऊं? बताओ। कर क्या बोल दो ना, करा दो। अगर बोल दोगे तो कुछ होगा थोड़ी। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे इसको। इसमें अगर मैं बताऊंगा तो एक काम करता हूं मैं, अगले पेज पर इसको बना लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं बना लेता हूं इसको। ओके, ये मेरा सर्कल है और फिर ये फिगर दी हुई है, ऐसे ही कुछ है ना। अच्छा थोड़ा छोटा है। देखो ये दिए हुए है इस तरीके से। अब आपने जो वहां पर अभी थ्योरम 10.2 पढ़ी थी उसको ध्यान रखना। ABCD PQRS, BCD ABCD और क्या है PQRS। P ये पॉइंट है, P ये पॉइंट है, Q ये पॉइंट है, R ये पॉइंट है, S। ठीक है, ये फिगर है। चलो
प्रूव क्या करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। प्रूफ देखते हैं इसका। अब मुझे एक बात बताओ, इसको देखो पॉइंट ए को, इस पॉइंट ए से दो लाइन जा रही है एपी और ए एस, ये एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल का, ये एक्सटर्नल पॉइंट है ए, यहां से दो लाइन जा रही है एपी और ए एस, दो टेंजेंट है एपी और ए एस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं एपी और ए एस बराबर होंगे बाई थ्योरम 10.2, बाई थ्योरम 10.2 कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट जाती है उनकी लेंथ बराबर होती है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट एपी और ए एस, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट एपी और ए एस जा रही है तो इनकी लेंथ बराबर होगी। तो मैं बोलूंगा एपी जो होगा वो ए एस के इक्वल होगा। फर्स्ट सेम इधर देखो, बी को देखो, बी से दो लाइन जा रही है बीपी और बी क्यू, तो बीपी और बी क्यू भी बराबर होंगे। सेकंड सेम इसको देखो, सी से दो लाइन जा रही है, सी से दो लाइन जा रही है सी आर और सी क्यू, सी आर और सी क्यू, ये थर्ड हो गया। और सेम डी से देखो, डी आर और डी एस, डी आर और डी एस। बताओ ये चारों समझ में आई चीजें? दोबारा देख लो, ए एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट जा रही है एपी और ए एस, तो एपी बराबर ए एस। बी एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट जा रही है बीपी और बी क्यू, तो बीपी बराबर बी क्यू। ठीक है। सी एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट जा रही है सी क्यू और सी आर, तो सी आर बराबर सी क्यू। डी एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट जा रही है डी, डी आर बराबर डी एस। ठीक है, ओके। अब ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस डी एस, बी क्यू प्लस, एक काम कर सकते हैं, इनको ऐड कर दो। हाँ खुशबू, वेरी गुड, इनको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इन चारों को ऐड कर दो। ऐड कैसे करोगे, देखो, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, इन सबको ऐड कर दो। ऐड कैसे करेंगे, एलएचएस को एलएचएस में ऐड कर दो, आरएचएस को आरएचएस में ऐड कर दो। यानी कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ये चीज क्लियर हुई क्या सभी को? बताओ, बताइए, ये यहां तक क्लियर है? यहां तक कुछ ऐसा जो आपको ना समझ में आया हो? अब देखो एपी प्लस बीपी क्या है, एपी प्लस बीपी ए बी है, एपी प्लस बीपी क्या है, ए बी, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया ए बी। प्लस सी आर प्लस डी आर क्या है, सी आर प्लस डी आर, ये रहा सी आर, ये रहा डी आर, तो सी आर प्लस डी आर क्या है, सी डी, तो ए बी प्लस सी डी। फिर बराबर, एक काम करता हूं, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। हाँ अब ठीक है। देखो एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी कितना हुआ, ए बी, प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर कितना हुआ, सी डी, बराबर ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस कितना हुआ, ए डी, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू कितना हुआ, बी सी। और यही हमें प्रूव करना था। बताइए, समझ आया ये क्वेश्चन? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें आपने क्या क्या यूज किया है? या तो थ्योरम 10.1 यूज किया है, थ्योरम 10.2 यूज किया है, उसके अलावा आपने कुछ यूज नहीं किया। बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, उसको समझना है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है इन फिगर 10.13, ये फिगर दी हुई है 10.13 ये वाली, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई कहाँ है, एक्स वाई है ये रहा, एक्स डैश वाई डैश है ये रहा, आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हैं, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल के जिसका सेंटर ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, और एक और टेंजेंट है ए बी विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव दैट ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, आपको ये प्रूव करना है ए ओ बी 90 डिग्री होगा, यानी ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे। देखो ये दिख रहा है क्या, दो उससे बनाऊं, अलग अलग कलर से बनाकर दिखाऊं, बताओ ये दिख रहा है या अलग कलर से बनाकर दिखाऊं, जैसा बोलोगे वैसा कर लूंगा। अलग कलर से बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ जिससे मुझे समझाने में भी आसानी हो। चलो तो वही क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सर्कल हमें इस तरीके से, ठीक है। अब इस सर्कल में क्या क्या चीजें दी हुई है, दो लाइन है, दो टेंजेंट है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, तो दो टेंजेंट बना देते हैं, एक टेंजेंट है ऊपर, एक टेंजेंट है ऊपर, ये एक्स डैश वाई डैश, एक टेंजेंट है नीचे, ये एक टेंजेंट है, और एक टेंजेंट है ये, ठीक है। ये दोनों पैरेलल दी हुई हैं, एक्स वाई, ओके। उसके बाद एक और टेंजेंट है ए बी, एक और टेंजेंट है ये ए बी, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सी, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सी है ये, ठीक है। उसके बाद एक पी क्यू लाइन है जो कि ओ सेंटर से जा रही है, सेंटर ओ है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं बस आपको समझाने के लिए अलग से बना रहा हूँ। तो ये डायमीटर है इसका, ठीक है, इसका नाम है पी क्यू, पी क्यू, ओके। और क्या कहा गया है, यही कहा गया है, अच्छा ये भी इनको मिलाया हुआ है, चलो इनको मिला देते हैं, लो जी इनको मिला दी, ये बनाया हुआ है आपके सामने, और आपसे ये कहा गया है कि ए ओ बी 90 डिग्री होगा, ये प्रूव करो। क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ये प्रूव करना है आपको। ए ओ बी कौन सा एंगल है, ये वाला, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, कैसे करेंगे बताओ। इसको हम कैसे करेंगे, ये है ओ, देखो मुझे इसमें कुछ दिख नहीं रहा ऐसा वो, मैं एक काम करता हूं, आप इसको देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है एक ए, एपी, पहले मैं क्या कर रहा हूं, ओसी को मिला रहा हूं, पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं ओसी को मिला रहा हूं ऐसे, ठीक है, मैंने एक कंस्ट्रक्शन की, मैंने ओसी को मिलाया। अब आप बोलोगे सर मिलाया क्यों, भाई उसके बिना काम नहीं चल रहा ना, बिना मिलाए, मैंने ओसी को मिला दिया, ठीक है। अब मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं, उन ट्राइंगल्स के नाम है, इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल लिए, कौन कौन से, पी ओ ए ये वाला जिसके अंदर लिखा हुआ है मैंने 1, और ए ओ सी जिसके अंदर लिखा है मैंने 2, ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने लिए हैं, ये वाला फर्स्ट वाला पी ओ ए
और ए ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में ए ओ ए इज इक्वल टू ओ ए है, कॉमन साइड है, बताओ है या नहीं? इन दोनों ट्राइंगल्स में, इसमें और इसमें ओ ए कॉमन है, कॉमन है भाई, ठीक है। और और ओपी जो है ओसी के बराबर है, क्यों? क्योंकि ओपी भी रेडियस है, ओपी एक रेडियस है, यस खुशबू वेरी गुड, ओपी एक रेडियस है और ओसी भी एक रेडियस है, तो ओपी इज इक्वल टू ओसी है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। और ये एक एंगल देखो, ये रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, या इसके अलावा एंगल के बजाय हम ये कह सकते हैं कि जो एपी है, एपी और एओ बराबर है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों लाइन आ रही हैं, एक्सटर्नल पॉइंट नहीं, सॉरी, एपी और एसी बराबर होंगे ना, एपी और एसी, सॉरी, एपी और एसी बराबर होंगे, एपी और एसी, क्यों? क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है ना, और सेम पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है इनका, ए यहां से आ रही है, एपी और एसी, तो एपी और एसी आपस में बराबर होंगे, है ना, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। तो साइड 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 क्राइटेरिया से मैं ये बोल सकता हूं कि ट्राइंगल पी ओ ए कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए ओ सी के, यस और नो? बोल सकता हूं क्या? और सिमिलरली मैं इनके लिए भी बोल सकता हूं, किन के लिए? ये थर्ड और फोर्थ वाला जो है, कौन कौन सा? बी ओ क्यू ट्राइंगल, बी ओ क्यू जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल बी ओ सी के, क्या मैं बोल सकता हूं? इसको ए ओ पी लिख लो यार, मतलब नाम भी हमें ध्यान से लिखने पड़ेंगे, ए ओ पी लिखेंगे, ठीक है। बताओ क्या ये चीज क्लियर है आपको? जैसे ये दोनों हैं सेम, ये दोनों भी ऐसे होंगे, क्यों? ये कॉमन साइड हो गई इन दोनों में, ठीक है। और ये कॉमन साइड हो गई, और ओ क्यू और ओ सी बराबर हो गए, और बी से दो लाइन दो टेंजेंट जा रही है, बी सी और बी क्यू वो बराबर हो गए, तो साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट होंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लिया। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, पहले बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? तो पहले बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट और सेकंड को, देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल इक्वल होते हैं, यानी मैं क्या कह सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। भाई 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री के सामने एंगल है, ये 90 डिग्री के सामने एंगल है, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल ये क्यों है, पहले ये देखो ध्यान से, मैं इनको करस्पॉन्डिंग क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आपको। अरे भाई यहाँ देखो, देखो ये रेडियस है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगी, ये रेडियस है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगी, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? भाई ये 90 एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग, इस 90 के सामने ये रहा, इस 90 के सामने है एंगल ये वाला, और इस 90 के सामने है ये वाला, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है तो सेम होंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? एंगल पी ओ ए इक्वल होगा एंगल ए ओ सी के बाई सी पी सी टी, ठीक है। ये क्या, ये बात आपको क्लियर हुई क्यों होंगे ये इक्वल? ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। सेम ये वाला एंगल, क्योंकि थर्ड और फोर्थ भी कॉन्ग्रुएंट है, तो सी ओ बी किसके बराबर होगा? बी ओ क्यू के, एंगल सी ओ बी इक्वल होगा एंगल बी ओ क्यू के बाई सी पी सी टी। बताओ क्या ये चीज क्लियर हुई आपको?
यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब ये पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री। पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री। यानी मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल पीओए प्लस एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी प्लस एंगल बीओक्यू आर 180 डिग्री, है ना? ये पूरा एंगल 180 डिग्री है। तो मैंने ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, चारों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब आप देखो पीओए किसके बराबर है भाई? एओसी के। पीओए किसके बराबर है? एओसी के। तो पीओए की जगह मैंने एओसी लिख दिया, प्लस ये एओसी ऑलरेडी है, प्लस अब क्यूओबी किसके बराबर है भाई? बीओक्यू किसके बराबर है? सीओबी के। तो मैं सीओबी को ऐसे ही रहने देता हूं, इसको लिख देता हूं एंगल सीओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एओसी प्लस एओसी 2 एओसी प्लस सीओबी 2 सीओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन, तो एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा अब? 2 इधर जाकर डिवाइड हो गया, तो क्या बचा? एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, यानी एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एओसी प्लस सीओबी क्या है? देखो ध्यान से, एओसी प्लस सीओबी क्या है? ये थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अरे ज्यादा ही हो गया। इसको देखो, ए ओ सी ये एंगल प्लस सी ओ बी ये एंगल किसके बराबर होगा? इस पूरे के। भाई ये एंगल प्लस ये एंगल किसके बराबर होगा? पूरे एंगल के। और पूरा एंगल क्या है? ए ओ बी। तो यानी मैं क्या कह दूंगा? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही मुझे प्रूव करना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है? इस तरीके से सॉल्व करना। पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल सीपीसीटी से बराबर दिखा दिए, फिर सम 180 डिग्री दिखा दिया, और हो गया। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। भाई ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको ना एक बार खुद से, एक बार नहीं, 2 4 बार खुद से करने पड़ेंगे, है ना? मैं कराता रहूंगा, हो सकता है जब आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाए, जब करने बैठो तो प्रॉब्लम आए। तो उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का तरीका यही है, 2 4 बार खुद से सॉल्व करो, और तो अपने आप आपके माइंड में ना ये तरीके भी करने के अपने आप बैठ जाएंगे। फिर अगर कोई अलग सा क्वेश्चन भी आएगा तो आप उसमें हाथ चला पाओगे कि मैं कैसे कर सकता हूँ इसको। तो थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो सीधे सीधे होते हैं, जैसे कि हमने अभी कुछ क्वेश्चंस किए थे सीधे सीधे जो थे। कुछ क्वेश्चन होते हैं टेढ़े टेढ़े, तो अभी टेढ़े टेढ़े वाले स्टार्ट हो गए हैं सारे, 9 10 11 12 13, और बड़े क्वेश्चन हैं सब। तो ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है? तो 9 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी लंबी चौड़ी बात बोल रहा है। चलो देखते हैं क्या क्या परेशानी है इसको, क्या कहना चाह रहा है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। अच्छा, आपको क्वेश्चन समझ में आया है? क्या बोला गया है इसमें? कुछ कुछ पल्ले पड़ा? हम्म? इतना पल्ले पड़ा है कि एक सर्कल है इसमें, है ना? इतना तो पता चल गया कि एक सर्कल की बात हो रही है और टेंजेंट की बात हो रही है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं।
प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। अच्छा, दो टेंजेंट हैं, हमें ये पता चल गया। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से है, तो मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट यहां ले लिया, मान लो ए, ठीक है, और इससे दो टेंजेंट मैंने खींच दी, इससे मैंने दो टेंजेंट खींच दी, एक तो मैंने खींच दी ए बी, एक खींच दी ए सी, ठीक है, इनके नाम रख लेते हैं ए बी और ए सी, ये ए बी है और ये ए सी है। उसके बाद बोल रहा है ये इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है, और इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। यानी ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर आप इनको आगे बढ़ाओ, अगर आप इनको आगे बढ़ाकर सेंटर पर मिला दो, सबटेंडेड का मतलब क्या होता है कि आप इनको आगे बढ़ाओ और कहा ज्वाइन कर दो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, सेंटर पर इनको ज्वाइन कर दो। तो मैंने इनको आगे बढ़ाया और सेंटर पर ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। तो ये बोल रहा है कि यहां जो एंगल बन रहा है, यहां जो एंगल बन रहा है यहां पर, और यहां जो एंगल बन रहा है, कहां कहां पर, ये वाला एंगल इसको मैंने 1 बोला और ये वाला एंगल इसको मैंने 2 बोला, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। यानी आपको ये प्रूव करना है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। कर सकते हो? आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बताओ कैसे करोगे? सोचो। क्या, अच्छा आपको क्या लग रहा है देखकर, आप इसमें क्या स्टेप फॉलो कर सकते हो? एक आपको ये माइंड में आ रहा होगा कि सर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं, इनकी लेंथ बराबर होगी, लेकिन उससे हमें कुछ फायदा है? एक आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर ये 90 डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। ये देखो, पोल में करवा दो भाई, पोल ही है ये, बताओ, पोल ही है ये, बताओ कैसे करोगे? रियाज नाम से जो स्टूडेंट है, बताओ माइक ऑन करो, कैसे करोगे? माइक ऑन करो, जल्दी से माइक ऑन करो, बताओ कैसे करोगे सॉल्व? जल्दी से माइक ऑन करके बताओ कैसे करोगे सॉल्व। पोल में करना है ना आपको, पोल में ही करा रहा हूं मैं आपका, आपका अकेले का पोल का क्वेश्चन है। करो माइक ऑन। बस आता, ये आता नहीं है, पोल में कर लो पहले। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब तो आप दे नहीं रहे हो। देखो, ये रेडियस है ओबी, ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहां पर, बताओ। वेरी गुड खुशबू। एंगल बी 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है टेंजेंट के साथ। ऐसे ही ये भी ओसी भी एक रेडियस है और ये 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, और इस एंगल सम प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, इसके चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है, तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 90 प्लस एंगल 2 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई? एंगल 1 प्लस 90 प्लस एंगल 2 प्लस 90, इन चारों का सम 360 डिग्री होगा। अब तो कर लोगे इसको, अब तो कुछ नहीं बचा इसमें। तो एंगल 1 90 प्लस 90 कितना हुआ? 180 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 180 को इधर ले जाओ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। तो ये क्या आया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। इसमें कुछ बताइए। नो सर। आगे समझ में सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 11। 11 करिए।
करिए इसको, आप लोग सॉल्व करो भाई, थोड़ा सोचो करो इसको। क्योंकि बहुत इजी है ये, इसमें भी कुछ नहीं है। कोशिश करो भाई इस क्वेश्चन में, आप सारे मैं ही करा रहा हूं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। करो सो। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? रोम्बस क्या होता है भाई? जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो और आमने सामने की साइड क्या हो। पहले रोम्बस क्या होता है ये देखो। रोम्बस एक ऐसी आकृति होती है, एक ऐसी फिगर होती है इस तरीके से, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर मैं इसका नाम लिखूं ए बी सी डी, तो ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और आमने सामने की साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। आमने सामने की साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, इसको हम बोलते हैं रोम्बस। क्या ये बात क्लियर हुई? रोम्बस क्या होता है? रोम्बस क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स हो, आमने सामने की जो साइड्स हैं वो पैरेलल हो, और अपोजिट एंगल्स इक्वल हो। तो आपको ये प्रूव करना है कि भाई एक सर्कल है। ठीक है, चलो पहले आप लोग करो इसको, खुद से करो इसे। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, मैंने बता दिया है इसमें कि रोम्बस क्या होता है। बस आपको ये प्रूव करना है कि चारों साइड इक्वल दिखा दो उसकी, और आपका ये प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक पैरेललोग्राम ने एक सर्कल को घेरा हुआ है। ठीक है, तो वो बताना है कि आपको वो जो पैरेललोग्राम है वो क्या होगा? रोम्बस होगा। तो मान लो ये एक सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल है, तो इसको एक पैरेललोग्राम ने घेरा हुआ है चारों तरफ से, यानी इस तरीके से। हम्म, तो ये हो गया एक सर्कल, थोड़ा छोटा बनाया मैंने, और ये हो गया एक पैरेललोग्राम इस तरीके से, ऐसे, ऐसे। ठीक है, और हम्म, थोड़ा और छोटा बनाते हैं, ऐसे। शेप नहीं आ रही भाई, उससे बनाए ना अगर, स्केल वगैरह से तो ठीक बन जाएगा थोड़ा। हाँ वो आ गई, अभी भी नहीं आ रही। ठीक है, तो एक ये पैरेललोग्राम है जिसने सर्कल को चारों तरफ से, सरकम स्क्राइबिंग का मतलब क्या है कि इसके सरकमफ्रेंस को घेरा हुआ है इसने चारों तरफ से। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम का मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी, और मैंने मान लिया इसने इस पॉइंट को पी पर टच किया है, इस पॉइंट को क्यू पर टच किया है, इसको आर पर टच किया है, और इसको एस पर टच किया है। आपको यह बताना है कि ये जो पैरेललोग्राम है, ये जो पैरेललोग्राम है ये क्या होगा? ये क्या होगा? एक रोम्बस होगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा आपको कराया था, देखो ए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए एस बराबर एपी होगा। ठीक है, ए एस बराबर एपी होगा या नहीं? बताओ। ए एस बराबर एपी होगा।
ऐसे ही बी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी क्यू बराबर बीपी होगा, बी क्यू बराबर बीपी होगा। सेम सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सी क्यू बराबर सी आर होगा, सी क्यू बराबर सी आर होगा। ऐसे ही डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, डी आर बराबर डी एस होगा, डी आर बराबर डी एस होगा। ऐसा एक क्वेश्चन अभी कराया था या नहीं कराया था, बताओ, पहले ये बताओ, ये क्लियर है यहाँ तक? खुशबू ने कर भी दिया, वेरी गुड। ठीक है भाई, ए एक्सटर्नल पॉइंट ए पी बराबर ए एस टेंजेंट है, बी एक्सटर्नल पॉइंट बी पी बराबर बी क्यू, सी क्यू बराबर सी आर, डी आर बराबर डी एस। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, बी पी ए एस इज इक्वल टू ए पी लिखा है ना, तो इसको ए एस में मुझे, चलो ठीक है ऐसे ही लेने चलते हैं। तो ए एस में क्या जुड़ेगा, ए एस में सी क्यू, ए एस में डी आर। इसको ऐसे देखो भाई, इसको लिखना भी हमें थोड़ा उस हिसाब से पड़ेगा कि हम इनको ऐड कर सकें, है ना। इसको डी एस इज इक्वल टू डी आर, मतलब ए एस के में ऐड करने पर मुझे ए एस और डी एस को ऐड करना है, तो ये एक तरफ आने चाहिए, तो ए एस डी एस एक तरफ आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही मुझे एपी और बीपी को ऐड करना है, तो एपी कहां पर है, एपी और बीपी भी एक तरफ आ रहे हैं। बी क्यू और क्यूसी को ऐड करना है, बी क्यू और क्यूसी एक तरफ आ रहे हैं। सी आर और आर डी को ऐड करना है, तो सी आर, हाँ अब ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब इन चारों को ऐड कर दूंगा। बहुत सारी चीजें इसमें सोचनी पड़ती है क्योंकि ऐड करना है ना हमें। अब ऐड करके क्या आएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस बराबर ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। ठीक है, क्लियर सभी को यहां तक, सभी को यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो, सेम ऐसा ही हमने किया था एक क्वेश्चन, तो इसमें देखो ए एस और एस डी को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू को अगर मैं जोड़ दूं, बी क्यू और सी क्यू को अगर मैं जोड़ दूं तो बी सी इज इक्वल टू एपी, एपी और बीपी को अगर मैं जोड़ दूं, एपी और बीपी को अगर मैं जोड़ दूं तो ए बी प्लस सी आर और डी आर, सी आर और डी आर, सी आर और डी आर को अगर मैंने जोड़ दिया तो सी डी। अब आप एक बात बताओ, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड्स क्या होती है, पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स क्या होती है, पैरेलल। इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, यानी जो एडी है वो इक्वल होगा बीसी के, और जो डीसी है वो इक्वल होगा एबी के। ठीक है, तो यानी एडी किसके इक्वल है, बीसी के, और एबी किसके इक्वल है, सीडी के। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब यहां पर देखो, एडी और बीसी आपस में बराबर हैं, तो मैं बीसी की जगह अगर एडी रख दूं तो ये 2AD हो गया, इक्वल्स टू ए बी और सी डी आपस में बराबर है, तो अगर मैं सी डी की जगह ए बी रख दूं तो ये 2AB हो गया, यस और नो, यस और नो। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एडी किसके इक्वल आ गया, ए बी के, एडी किसके इक्वल आ गया, ए बी के। तो यानी एडी और ए बी आपस में इक्वल है। सेम इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि सी डी और बीसी भी आपस में इक्वल होंगे, अगर मैं इस ए बी की जगह सी डी रख दूं और ए डी की जगह बी सी रख दूं तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो यानी इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई, और अगर चारों साइड्स आपस में इक्वल है तो ये क्या है, एक रोम्बस है। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने, जैसे ये दोनों इक्वल हैं ऐसे ही ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे, ऐसे ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, यानी चारों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, और अगर चारों साइड्स इक्वल आ गई तो हम क्या बोल देंगे, ये एक रोम्बस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। तो 11 क्वेश्चन हमारे हो गए, बस 2 और बचे हैं, 12 और 13। ठीक है, अगली क्लास में इनको खत्म करके ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, इसके बाद कौन सा पढ़ोगे?